कांग्रेस के सीनियर नेता दिग्विजय सिंह ने आरएसएस के पूर्व सरसंघ चालक को लेकर एक ट्वीट किया। इस ट्वीट को सोशल मीडिया पोस्ट में दावा किया गया है कि गुरु गोलवलकर ने अपनी किताब में कहा था कि जब भी सत्ता हाथ में लगे 95% जनता को भिखारी बना दे, उसके बाद 7 जन्मों तक सत्ता हाथ से नहीं जाएगी। इस पोस्ट पर FIR दर्ज हो गई है। आरएसएस के सरसंघ चालक माधवराव सदाशिवराव गोलवलकर के खिलाफ आपत्तिजनक पोस्ट डालकर मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह फंस गए हैं। इंदौर की तुकोगंज पुलिस ने उनके खिलाफ आईपीसी की कई धाराओं में केस दर्ज किया है। दरअसल दिग्विजय सिंह ने सोशल मीडिया पर पोस्ट डालकर दावा किया था कि गोलवलकर ने अपनी किताब में लिखा है कि जब भी सत्ता हाथ लगे तब देश की धन संपत्ति, राज्य की जमीन और जंगल 2-3 विश्वसनीय और धनी लोगों को सौंप दो और 95% जनता को भिखारी बना दो। इससे 7 जन्मों तक सत्ता हाथ से नहीं जाएगी। दिग्विजय सिंह के इस ट्वीट पर संघ के अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख सुनील अंबेकर ने आपत्ति जाहिर की, कहा कि ये तथ्यहीन और सामाजिक विद्वेष फैलाने वाला है। इस बीच इंदौर में अब दिग्विजय सिंह के खिलाफ केस दर्ज हो गया है। यह शिकायत प्राप्त हुई थी कि उन्होंने गुरु गोलवलकर जी के द्वारा जो कथन नहीं कहा गया था उसको उनका कथन बताते हुए ट्वीट किया है और इंटरनेट पर पोस्ट किया है। इस शिकायत पर से थाना तुकोगंज में धारा 505, 469, 500 आईपीसी और अन्य धाराओं में प्रकरण दर्ज किया गया है। दिग्विजय सिंह की पोस्ट को लेकर सियासी बवाल भी मच गया है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस नेताओं पर बिना तथ्यों की जानकारी के दुष्प्रचार करने और विद्वेष फैलाने का आरोप लगाया है। उन्होंने ट्वीट किया है कि इस तरह का मिथ्या प्रचार कांग्रेस नेताओं की कुंठा को दर्शाता है। वहीं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष PD शर्मा ने भी तीखा हमला बोला, दिग्विजय सिंह की गिरफ्तारी की मांग कर डाली। उन्होंने कहा कि समाज में झूठ परोसना कानूनन अपराध तो है ही, साथ ही ऐसा झूठ समाज के लिए घातक भी है। उन्होंने दिग्विजय सिंह पर प्रदेश का माहौल बिगाड़ने की कोशिश करने का आरोप लगाया है। इतना ही नहीं, PD शर्मा ने कहा कि दिग्विजय सिंह के खून में अंग्रेजों और मुगलों का जीन है। ये दिग्विजय सिंह ऐसे व्यक्ति हैं जो मध्य प्रदेश के अंदर वातावरण को बिगाड़ना चाहते। फूट डालो, राज करो, जो मैंने पहले ही कहा था। कांग्रेसियों के खून में और खासतौर पर दिग्विजय सिंह के खून में अंग्रेजों के जीन्स तो हैं ही, मुगलों के भी जीन्स हैं। तो ये जो वातावरण बिगाड़ने का प्रयास है, ये दुर्भाग्यजनक है। मध्य प्रदेश की जनता इन्हें माफ नहीं करेगी। जो वातावरण बिगाड़ना चाहते हैं, इनका जवाब मध्य प्रदेश की जनता, इनके झूठ और छल कपट को, चाहे कमलनाथ हो चाहे दिग्विजय सिंह हो, मध्य प्रदेश की जनता इनके जवाब देने के लिए तैयार है। उधर दिग्विजय सिंह के खिलाफ FIR को लेकर कांग्रेस ने बीजेपी पर निशाना साधना शुरू कर दिया है। संघ प्रमुख मोहन भागवत जी ने कहा था कि इनके विचार आज के हिसाब से शाश्वत नहीं है। मतलब कहीं ना कहीं वो भी इस बात को मानते हैं कि गोलवलकर जी के जो विचार थे दलित आदिवासियों के बारे में, वो विचार ठीक नहीं थे। और वही कारण है कि आज भी गोलवलकर जी के जो फॉलोअर जिन्होंने FIR दर्ज कराई है, परिलक्षित हो रहा है कि तभी इस प्रदेश में निरंतर आप देखें रोज दलित आदिवासियों के साथ मारपीट हो रही है। ये बताता कि हाँ, गोलवलकर जी के जो विचार थे वो बहुत ही विध्वंसकारी विचार थे। और अगर उन विचारों के ऊपर आदरणीय दिग्विजय सिंह जी ने अगर प्रकाश डाला है तो उसमें भाजपा को इतना डर, इतनी कुंठा क्यों? गुरुजी के नाम से मशहूर माधवराव सदाशिवराव गोलवलकर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के दूसरे संघ प्रचारक थे। इनका जन्म 19 फरवरी 1906 को महाराष्ट्र के रामटेक में हुआ था। 1940 से 73 यानी कि 33 सालों तक इन्होंने आरएसएस के स्वरूप को विस्तार देने के लिए काम किया। 5 जून 1973 को गुरु गोलवलकर का निधन हुआ था। इंदौर से अरुण त्रिवेदी के साथ न्यूज़ 18 भोपाल। पश्चिम बंगाल के पंचायत चुनाव में हिंसा को लेकर बीजेपी न सिर्फ टीएमसी बल्कि कांग्रेस पर भी हमलावर हो गई है। भोपाल पहुंची केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कांग्रेस से पूछा है कि बंगाल में हिंसा का खेल खेलने वाली टीएमसी से गठबंधन क्या गांधी परिवार को मंजूर है? पश्चिम बंगाल के पंचायत चुनाव में लोकतंत्र नहीं बल्कि गणतंत्र दिखा। गोलीबारी और बमबारी, बमों की गूंज और गोलियों की तड़तड़ाहट में लोकतंत्र की आवाज दब गई।
मतपेटियों पर कहीं आग बरसी, कहीं पानी बरसा, कहीं कहीं तो मतपेटियों की लूट भी मची। पंचायत चुनाव रक्त रंजित हो गया। वोटिंग के दौरान जमकर खून बहा, बम चले, खूब बंदूकें और तमंचे तड़के। कहीं तोड़फोड़ की गई, कहीं बूथ कैप्चरिंग हुई, कहीं बैलेट बॉक्स को तालाबों में डुबा दिया गया, तो कहीं जबरदस्ती आगजनी हुई। बंगाल के ज्यादातर हिस्सों को हिंसा ने चपेट में ले लिया। बंगाल के पंचायत चुनाव में हुई भारी हिंसा को लेकर बीजेपी न सिर्फ टीएमसी बल्कि कांग्रेस पर भी हमलावर है। भोपाल पहुंची केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा कि बंगाल में लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा करने वालों को मौत के घाट उतारा जा रहा है, लेकिन उसी टीएमसी से गांधी परिवार गठबंधन कर रहा है। क्या गांधी परिवार को उनके साथ हाथ मिलाना मंजूर है, जो पश्चिम बंगाल में कहर मचा रहे और जो लोग वोट करना चाहते हैं उन्हें मौत के घाट उतार रहे हैं। जहां लोकतांत्रिक अपने मूल्यों को, अधिकारों को जताने के लिए लोग मौत के घाट उतारे जा रहे हैं, उसी टीएमसी की पार्टी के साथ गांधी परिवार गठबंधन कर रहा है। मेरा गांधी परिवार से विशेष ये प्रश्न है कि क्या उनसे हाथ मिलाना मंजूर है उन्हें, जो पश्चिम बंगाल में कहर मचा रहे हैं, मौत के घाट लोगों को मात्र इसलिए उतार रहे हैं क्योंकि वो वोट करना चाहते हैं। मौत का ये खेला श्री राहुल गांधी को क्यों स्वीकार है, ये प्रश्न उठता है। स्मृति ईरानी के बयान पर कांग्रेस का पलटवार भी आया। सीधी की घटना का हवाला देकर कांग्रेस ने कहा कि स्मृति ईरानी को मध्य प्रदेश की हालत पर बात करनी चाहिए। वहां पर अभी हाल ही में एक घटना हुई है जिसमें एक युवती ने आत्महत्या करी। उसके पिताजी ने, जब उसकी नहीं सुनी गई, उसके पिताजी की नहीं सुनी गई, तो उसने आत्महत्या करी। तो स्मृति ईरानी को ऐसे इश्यूज पे बात करना चाहिए। मध्य प्रदेश में आदिवासियों पर क्यों अत्याचार हो रहे हैं, सीधी जिले की घटना पूरे वर्ल्ड ने देखी है। मध्य प्रदेश शर्मसार हुआ है। तो माननीय मंत्री जी को पहले मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री से यहाँ के हालात पे चर्चा करनी चाहिए। मध्य प्रदेश में आकर वो कहीं बंगाल की बात करेंगे, कहीं उड़ीसा की बात करेंगे, कहीं मणिपुर के बारे में बताएं ना कि प्रधानमंत्री जी का क्या रुख है। उधर पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव के दौरान भारी हिंसा पर केंद्रीय गृह मंत्रालय एक्शन में है। मंत्रालय ने वोटिंग के दौरान शनिवार को भड़की हिंसा पर ममता बनर्जी सरकार से रिपोर्ट मांगी है। इस बीच बंगाल भाजपा की ओर से केंद्र सरकार को लिखी चिट्ठी में बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की गई। आरोप लगाया गया है कि ममता बनर्जी की सरकार में कानून व्यवस्था ध्वस्त हो गई। भोपाल से अनुराग श्रीवास्तव के साथ वासु चौड़े, न्यूज 18 भोपाल। अयोध्या में बन रहे राम मंदिर की नई तस्वीरें सामने आई हैं। ये तस्वीरें हैं फर्स्ट फ्लोर की। ग्राउंड फ्लोर का छत बनने के बाद फर्स्ट फ्लोर के ऊपर खंभा बनाया जा रहा है। फर्स्ट फ्लोर पर ही राम दरबार बनाया जाएगा। ग्राउंड फ्लोर के गर्भगृह में रामलला अपने चारों भाइयों और हनुमान जी के साथ विराजमान होंगे। राम मंदिर का निर्माण कार्य कितना तेजी से चल रहा है। ग्राउंड फ्लोर का काम पूरा हो चुका है। यहाँ पर देखिए केवल अब फिनिशिंग ही बाकी है। देखिए सामने का स्ट्रक्चर और ये जो जीने हैं, ये सीढ़ियां हैं, ये आप देख पा रहे हैं, ये सीधे एंट्री है यहाँ से राम दरबार के लिए। ये देखिए भव्य तरीके से निर्माण कार्य पूरा हो गया है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ग्राउंड फ्लोर का, और केवल इस वक्त फिनिशिंग का काम है। ग्राउंड फ्लोर के अलावा अगर हम बात करें तो दो और फ्लोर का निर्माण कार्य यहाँ पर होगा। लेकिन जनवरी महीने में 2024 जनवरी महीने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस राम जन्मभूमि मंदिर का उद्घाटन करेंगे। अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण तेजी से चल रहा है। राम मंदिर की जो नई तस्वीर सामने आई है वो आपका मन मोह लेगी। भव्य और दिव्य गर्भगृह का निर्माण के बाद अब मंदिर के पहले तल का निर्माण जारी है। मंदिर ट्रस्ट अक्टूबर-नवंबर 2023 तक भूतल का निर्माण पूरा करवा लेगा। इसके बाद 15 जनवरी से 24 जनवरी 2024 के बीच रामलला की प्राण प्रतिष्ठा गर्भगृह में हो जाएगी। ग्राउंड फ्लोर के स्ट्रक्चर का निर्माण पूरा हो गया है। अब परिक्रमा मार्ग पर पड़ने वाले खंभों पर देवी देवताओं की मूर्तियां तराशने का काम चल रहा है।
रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के समय तक परिक्रमा मार्ग पर पड़ने वाले खंभों पर मूर्तियां तराशने का काम पूरा कर लिया जाएगा। अभी 90% मूर्तियां तराशना बाकी है, जो जारी रहेगा। दिसंबर 2023 तक भव्य मंदिर के पहले तल का भी स्ट्रक्चर खड़ा कर लिया जाएगा। करोड़ों राम भक्तों को उस तिथि का इंतजार है जब वे रामलला का दर्शन कर सकेंगे और वो समय अब बहुत करीब है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 अयोध्या। 82 साल के रिटायर्ड शिक्षक ने रामायण और रामचरितमानस पर एक किताब लिखी है। इस किताब का नाम है मानस के मोती। तो चलिए देखते हैं कितनी खास है ये किताब। राम, वो जो रोम रोम में बसे हैं। इतिहास का कोई ऐसा पन्ना नहीं जहां श्री राम का प्रभाव ना हो। समाज का ऐसा कोई वर्ग नहीं जो राम भक्ति से अछूता हो। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम भारतीय जनमानस में बसते हैं। आज भी लोग अगर किसी आदर्श शासन तंत्र को जानते हैं और उसकी इच्छा रखते हैं तो वो है राम राज्य। रामायण और रामचरितमानस जैसे ग्रंथ सदियों से सनातन धर्म का आधार है, लेकिन इन महान ग्रंथों की गहराई को समझना भी जरूरी है। मंडला के एक 82 साल के रिटायर्ड टीचर ने रामायण और रामचरितमानस के मर्म को सामान्य लोगों के लिए सरल अंदाज में लिखा है। यदुनंदन सिंह पटेल ने सैकड़ों पेज की एक किताब लिखी है जिसको नाम दिया गया है मानस के मोती। खास बात यह है कि ये पूरी किताब उन्होंने हाथ से लिखी है। रामायण और रामचरितमानस पर बरसों की शोध के बाद उन्होंने मानस के मोती लिखी है। हाथ से लिखी इस किताब में इन महान ग्रंथों की बारीकी और अहम बातों का जिक्र है। रामायण और मानस में कितने दोहे हैं, कितने श्लोक हैं और कितनी चौपाइयां। इतना ही नहीं, तुलसीदास जी ने किन पंक्तियों को दोहराया है, इन सब का संकलन है मानस के मोती में। सामान्य रूप से जब हम रामायण पढ़ते हैं तो ये ध्यान नहीं देते हैं कि कौन से कांड में कितने दोहे हैं, मानस में कितने दोहे हैं, कितने सूत्र हैं, कितने छंद हैं। तो इनकी गणना की गई है और यहाँ इनका उल्लेख किया गया है। सामान्य जन भी इसको पढ़कर के जान लें कि मानस में इतने श्लोक हैं, 27 श्लोक हैं केवल। तो श्लोकों की संख्या 27 है, लेकिन रामायण में चौपाइयाँ जो हैं 4672 है, दोहे 1074 हैं। तो इस तरह से इसकी गणना की गई है। यदुनंदन सिंह पटेल ने रामचरितमानस के दोहों और चौपाइयों में छुपे भाव का अर्थ बताया ताकि लोगों को पता चले कि कहां और किस प्रसंग में तुलसीदास जी ने क्या कहा और किस गहराई से कहा। रानियां जो विलाप करती हैं, तुलसीदास जी कहते हैं, सुन विलाप दुख हु दुख लागा, धीरज हु कर धीरज भागा। इस तरह की पंक्तियों का भी हमने, जैसे सुंदरता कहूँ सुंदर करी, तो इस तरह की पंक्तियों का संकलन है। सामान्य रूप से पाठक पढ़ता तो है इन्हें, लेकिन कहाँ किस प्रसंग में कौन सी बात तुलसीदास जी ने कही है, कितनी गहराई से कही है, कितनी ऊंचाई से कही है, ये इस तरह हम लोगों का ध्यान आकृष्ट करना चाह रहे हैं उस ओर। मानस के मोती लिखने में यदुनंदन सिंह पटेल को 12 साल से ज्यादा का वक्त लगा। दूसरी क्लास से ही रामायण के प्रति इनके लगाव से इन्हें ऐसा करने की प्रेरणा मिली। कृष्णा साहू, न्यूज़ 18 मंडला। दुनिया पर एक खतरनाक सुपरबग का खतरा मंडरा रहा है। इस सुपरबग की इंडिया में भी एंट्री हो चुकी है, जिसका नाम है कैंडिडा ऑरिस। दिल्ली की डॉक्स में खतरनाक कैंडिडा ऑरिस मिला है। सावधान,
दुनिया के लिए खतरा बताए जा रहे एक खतरनाक सुपर बग की भारत में भी एंट्री हो चुकी है। नाम है कैंडिडा ऑरिस। वैज्ञानिकों ने दिल्ली के लवारिस डॉग्स में कैंडिडा ऑरिस का पता लगाया है। दिल्ली यूनिवर्सिटी और मैकमास्टर यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों को कैंडिडा ऑरिस डॉग्स में मिले हैं। जापान में आए पहले मामले के बाद अब कैंडिडा ऑरिस पूरी दुनिया में कहर बरपा रहा है। एशिया पर भी इसका खतरा है और अब तो भारत में भी जानलेवा कैंडिडा ऑरिस मिला है। भारत में खतरे की एंट्री। दिल्ली के लावारिस कुत्तों में मिला है खतरनाक सुपर बग। 4 कुत्तों में मिला है कैंडिडा ऑरिस। दिल्ली यूनिवर्सिटी और मैकमास्टर यूनिवर्सिटी का शोध। वैज्ञानिकों को डॉग्स के कान से मिला है कैंडिडा ऑरिस। दिल्ली के लवारिस कुत्तों में एक सुपर बग जो है वो पाया गया है और ये सुपर बग काफी खतरनाक है। इसको लेके WHO पहले भी अलर्ट कर चुका है। ये कैंडिडा ऑरिस सुपर बग है जो कुत्तों के कानों की नली में पाया गया है और एक शोध में पता चला है कि ये 4 कानों में पाया गया है और ये आवारा कुत्तों में मिला है। और सबसे बड़ी बात ये है कि इसको सबसे ज्यादा खतरनाक भी बताया गया है क्योंकि ये एक तरीके का ऐसा वायरस है जो कि फंगल बीमारियां पैदा करता है और ये 4थे नंबर पर WHO ने इसको लिस्ट किया है कि सबसे ज्यादा फंगल इन्फेक्शन में सबसे ज्यादा इन्फेक्शियस है। तो सुना आपने कितना खतरनाक है कैंडिडा ऑरिस। लेकिन कैंडिडा ऑरिस आखिर है क्या और ये क्यों दुनिया के लिए खतरा है, आइए जानते हैं। क्या है कैंडिडा ऑरिस? फंगस की एक प्रजाति है कैंडिडा ऑरिस। कैंडिडा ऑरिस से गंभीर इन्फेक्शन का खतरा होता है। इंसानों में कैंडिडाइसिस इन्फेक्शन की वजह है 2009 में जापान में आया था पहला मामला। जापान के बाद पूरी दुनिया में फैला कैंडिडा ऑरिस। अस्पतालों में कैंडिडाइसिस इन्फेक्शन का ज्यादा खतरा है। कमजोर इम्यून सिस्टम वाले लोगों को खतरा है। एंटी फंगल दवाइयां इस पर बेअसर हैं। कैंडिडा ऑरिस का इन्फेक्शन जानलेवा है। WHO ने इसे क्रिटिकल प्रायोरिटी ग्रुप में घोषित किया है। दुनिया के लिए खतरा है कैंडिडा ऑरिस। दुनिया के लिए कैंडिडा ऑरिस बड़ी चुनौती है। इस पर एंटी फंगल दवाओं का भी असर नहीं है। ऐसे में ये और भी ज्यादा खतरनाक है और अब डॉग्स में कैंडिडा ऑरिस मिलना भारत के लिए भी खतरा है। तो पुलिस फोर्स में डॉग्स की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। साथ ही पुलिस के साथ काम करने की एक समय अवधि भी इनकी होती है। बड़ी बड़ी वारदातों की गुत्थी सुलझाने में पुलिस के लिए काफी मददगार साबित होने वाले ऐसे ही 10 डॉग्स की सेवानिवृत्ति का कार्यक्रम राजधानी भोपाल में पुलिस ने आयोजित किया था। आप भी देखिए। नौकरी के बाद सिर्फ इंसानों का रिटायरमेंट नहीं होता, फोर्स में ड्यूटी देने वाले डॉग्स भी रिटायर होते हैं। भोपाल में पुलिस के 10 डॉग्स के रिटायरमेंट पर कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें पुलिस के आला अधिकारी भी शामिल हुए। रिटायर होने वाले डॉग्स में 5 ट्रैकर और 5 स्निफर शामिल हैं। इनकी मदद से पुलिस ने हत्या, लूट, डकैती जैसे गंभीर मामलों का खुलासा किया है। पुलिस के लिए बतौर स्निफर डॉग मधु ने 13 साल तक सेवाएं दी, तो वहीं 12 साल से ज्यादा पुलिस के लिए ट्रैकर के तौर पर काम करने वाले 3 डॉग्स हैं। इनमें सबसे ज्यादा शीला ने 9 बड़े मामलों का खुलासा किया, जिसमें हत्या जैसे मामले भी शामिल हैं। 23वीं वाहिनी भोपाल के अंतर्गत PTS डॉग ट्रेनिंग स्कूल में 10 पुलिस डॉग्स को रिटायर किया गया है, जिनके रिटायरमेंट की सेरेमनी ऑर्गेनाइज की गई है। और ये सभी डॉग्स मध्य प्रदेश के विभिन्न जिलों में कार्यरत रहे हैं। इन्होंने लॉ एंड ऑर्डर, क्राइम और नैरकोटिक्स से जुड़े कई मामलों में पुलिस को सफलता दिलाई है। इन 10 डॉग्स को रिटायरमेंट के पश्चात PTS में ही रखा जाएगा, रिटायरमेंट होम में, और 10 वर्ष की उम्र होने के कारण इन्हें सेरेमनी करके रिटायर किया गया है। डॉबरमैन प्रजाति की ट्रैकर डॉग उषा की तैनाती बड़वानी और राजगढ़ में रही उषा ने 12 साल 8 महीने पुलिस के लिए अपनी सेवाएं दी। नकबजनी के मामले में उषा ने कई संदिग्धों के बीच में मुख्य आरोपी को पहचान लिया था।
जिसने पूछताछ में अपना गुनाह कबूल किया। इसी तरह ट्रैकर डॉग कमांडो ने 10 साल से अधिक पुलिस के लिए जबलपुर में काम किया। हत्या और आपराधिक साजिश के मामलों में कमांडो ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। डॉग्स के रिटायरमेंट पर आयोजित इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक डीआईजी नवनीत भसीन, कमांडेंट आदित्य प्रताप सिंह और कमांडेंट 25वीं बटालियन निश्चल झारिया भी मौजूद रहे। अधिकारियों ने डॉग्स की मेहनत और निष्ठा की तारीफ की। भोपाल से न्यूज़ 18 के लिए बासु चौरे की रिपोर्ट। इसी के साथ ही बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।